आइडेंटिकल फंक्शंस। सो हमने ये किया था, आई होप, है ना, आइडेंटिकल फंक्शन, राइट। तो इसका डेफिनेशन शायद हमने देख लिया था, और हम इसके क्वेश्चंस वाले पार्ट को देख रहे थे। इसमें कौन से नंबर तक के सवाल को हमने डिस्कस कर लिया था दोस्त? कहां तक को डिस्कस कर लिया था? पांचवा वाला बताओ। आइडेंटिकल नॉट आइडेंटिकल गाइस। पांचवा वाला, आइडेंटिकल नॉट आइडेंटिकल, कम ऑन एवरीवन। अच्छा, चार से स्टार्ट करना है, बताओ। चौथा आइडेंटिकल नॉट आइडेंटिकल, चौथा। चौथा आइडेंटिकल नॉट आइडेंटिकल, कम ऑन गाइस। फोर्थ इज आइडेंटिकल। कुछ बच्चों का नॉट आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई कैन से द डोमेन्स आर सेम। डोमेन में इसमें भी कॉट स्क्वायर एक्स है, तो इसका भी डोमेन हो जाएगा r माइनस एन पाई, और यहां पे भी कॉट स्क्वायर एक्स है, तो इसका भी डोमेन होगा r माइनस एन पाई। यानी बोथ द फंक्शंस आई कैन सी द डोमेन इज गोइंग टू बी r माइनस एन पाई। नाउ अगर मैं बात करूं क्या fx और gx बराबर है, क्योंकि हमने बात तो यही की थी ना कि सेम डोमेन में सेम फंक्शंस आने चाहिए, है ना। तो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने रख दिया दोस्त 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। कॉट स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको अंदर ले आई एकदम इज्जत के साथ, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर एक्स, और यहां एक प्रोडक्ट आएगा कॉट स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स? नहीं समझ में आया तो बताइएगा ना। दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होके यू विल गेट दिस टर्म cos square x। तो क्या ये दोनों सेम है? आंसर इज यस। तो इन द सेम डोमेन दे आर इक्वल, सो आई कैन से द फंक्शंस आर आइडेंटिकल। फिफ्थ वन, आइडेंटिकल नॉट आइडेंटिकल। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं लिखता जाता हूं, है ना, और आपको इसमें से जो डाउट पूछना हो पूछ लीजिएगा ना। दिस इज आइडेंटिकल, इसमें से जो भी आपको पूछना होगा वो डाउट आप पूछ लीजिएगा ना। तो मैं आप सबका लिखता जा रहा हूं, है ना। फिफ्थ इज आइडेंटिकल, सिक्स इज गोइंग टू बी नॉट आइडेंटिकल, six is going to be not identical, seventh is going to be not identical again, seventh is going to be not identical again, है ना। Then comes eighth, eighth is again not identical, ninth is again not identical, tenth is identical, 11th is not identical, all it tells they are identical, are you getting any tickle? मेरे ख्याल से एक ही डाउट आया है। दैट इज क्वाइट इजी वन, इजी वन। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट है ना। अगर आपने यहाँ सिंस मैंने दिया सवाल, बाकी शीट वीट में तो आएगा तो मेंशन्ड ही आएगा, है ना। बाकी हम लोग बोले फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। तो अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ऑफ कोर्स हम लोग इसके बारे में बात करें। मत लिखो बेटा, खाक मत लिखो बेटा। ब्रो इज हाई ऑन एटीट्यूड और हाई ऑन सब नशा, सस्ता नशा। देखना, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की अगर हम बात करेंगे, तो ये वैल्यू क्लोज जीरो से ओपन वन है ना। और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो एनी वैल्यू बिटवीन क्लोज जीरो से ओपन वन का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा दैट इज गोइंग टू बी जीरो, दैट इज गोइंग टू बी जीरो। जीएक्स की बात हम लोग करते हैं बच्चों, तो देखिए इधर बाहर फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ है, अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो एक इंटीग्रल पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट, अगर हम अमिताभ जी के हिसाब से बात करें तो क्या खा खाएगा? क्या खा खाएगा? आएगा? जीरो आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस इज गोइंग टू बी जीरो, दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डाउट्स आस्क्ड बाय अमिताभ जी। अब नेक्स्ट डाउट डुबार्ट क्या था? नाइन्थ नंबर बाय मिस्टर कृष्णकांत अय्यर। ओके, ये कहां से आ गया? जंक फाइल्स। हाँ,
9th नंबर बाई मिस्टर कृष्णकांत अय्यर। देखिए कृष्णकांत अय्यर जी, ये जो है वैसा तो दिख रहा है कि हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है और sin x कैन बी बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। तो हम लोग सिंपल सी बात कह सकते हैं बच्चों, एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो दे आर नॉट आइडेंटिकल। व्हाट यू माइट हैव मिस्ड माय डियर फ्रेंड, दैट रूट अंडर x स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस x। आपने क्या मिस किया होगा? प्रोबेबली रूट अंडर एक्स स्क्वायर। याद करिए ताले कि दिस इज रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स, सो fx इज मॉड साइन एक्स। तो डोमेन्स आर सेम बट द फंक्शंस आर नॉट इक्वल। Domains are same, but the functions are not equal, and hence, my dear friends, I'm done. Okay. बताओ भाई। हार्दिक ने एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट पूछा है यार, है ना? हार्दिक ने बहुत जबरदस्त पॉइंट पूछा है। वी मस्ट अप्रिशिएट द डाउट ऑफ हार्दिक, इट इज ट्रूली वेलकम डाउट, है ना? एक चीज समझना यार, है ना, ये वाला पॉइंट लिखवा के मैंने 5 बार बोला होगा, है ना? 5 बार पूछा। ऑल क्लियर का मतलब तुम्हें नहीं पता है। ऑल क्लियर का मतलब कुछ और सोचा जाता है यहाँ पे। ऑल क्लियर का मतलब होता है सब साफ, एकदम सब कुछ साफ, कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन सब साफ। अगर कोई चीज ऑल क्लियर है तो फिर दिक्कत है। कुछ बच्चे जोश में आके ऑल क्लियर लिख रहे थे, मैं डर गया कि ऐसा ना हो इनका सब साफ हो जाए। देखिएगा ITF 11th में पढ़ा दिया था, 12th में पढ़ाएंगे सर, 12th में पढ़ाएंगे अमिताभ सर। देखिएगा हार्दिक ने जो डाउट पूछा है कोडोमेन के बारे में, तो मैंने पिछली क्लास में बहुत हद तक क्लियर कर दिया था कि इसके बारे में बात होनी नहीं चाहिए, इसके बारे में बात होनी ही नहीं चाहिए। दिस इज मोस्ट रिडंडेंट पॉइंट। आपको पता है ना, जैसे ये जो 5 अल्फाबेट्स हैं बच्चों ध्यान से रखो, इस वर्ड के ये जो 5 अल्फाबेट हैं, बिल्कुल इसकी स्थिति वही वाली है। 1 2 3 4, सॉरी 5 नहीं, मुझे कंफ्यूजन हुआ तो मैंने सोचा काउंट कर लेता हूं, तो 4, ये जो 4 अल्फाबेट्स हैं, जो इस वर्ड में इन चारों की हैसियत है, वही इस पूरे डेफिनेशन में इसकी हैसियत है। आप समझ रहे हो? बिल्कुल यूजलेस है ना? कोडोमेन के बारे में बात होती नहीं। आप देखो मैंने जो क्वेश्चन बनाया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिकल फंक्शन, कहीं कोडोमेन के बारे में बात हुई क्या? कोडोमेन मोस्ट प्रोबेबली आपको समझना चाहिए कि दिस इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, और क्वेश्चन ने कोडोमेन नहीं दिया, तो आपको मुझे नहीं लगता कोडोमेन के बारे में सोचना ही चाहिए, है ना? सोचना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कोडोमेन। मैं क्यों सोचू कोडोमेन का? हाँ, दिया हुआ है डिफरेंट कोडोमेन जानबूझ के जबरदस्ती, और फिर आपसे पूछ रहा है तो वो दिखलाना चाहता है कि तुम्हें ये वाला आंसर आता है कि नहीं, कि अगर मैंने तुम्हें ऐसे पूछा तो तुम इसके हिसाब से बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। बट वो पूछने वाला गधा है, पूछने वाला गधा है, अगर वो ऐसा पूछता है तो, ठीक है ना? तो हम नहीं चाहते कि हम गधों के द्वारा सेट हुए पेपर को सॉल्व करें, वैसे हम करना पड़ता है ना, हर साल 2 बार, जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट, सॉरी। तो आप इस चीज को समझिएगा, है ना? आप इस चीज को समझिएगा कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अब कोई जबरदस्ती पूछ रहा है कि भाई कोडोमेन ओडोमेन करके, तो इसलिए बस उसके हिसाब से, बट जेईई एडवांस इस तरह की चीजें नहीं पूछेगा, है ना? इवन ये भी नहीं पूछे हो सकता कि आइडेंटिकल है कि नहीं। हाँ, हमारे काम काज में, हमारे आपस में बातचीत करने में बहुत बार आइडेंटिकल वर्ड्स का यूज करना पड़ता है कि ये फंक्शन आइडेंटिकल है। तो अगर हम कभी बात करें आपस में कि आइडेंटिकल फंक्शन के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सेम सेट ऑफ इनपुट जाना चाहिए और उसमें फंक्शन सेम आना चाहिए। रेंज का भी जिक्र का नहीं है, क्योंकि रेंज बाई प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। रेंज अपने आप बराबर होगा, रेंज क्या होगा? अपने आप ही बराबर हो जाएगा अगर दोनों का डोमेन सेम है और उस डोमेन में फंक्शन सेम है, तो भाई रेंज तो अपने आप ही सेम हो जाएगा, है ना? तो उसके लिए मुझे सोचना ही नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर डोमेन निकालेंगे, रेंज निकालेंगे और फिर देखेंगे दोनों फंक्शन बराबर है कि नहीं। अबे रेंज क्यों निकालोगे बे, पगला गए हो? काहे रेंज निकालोगे? दोनों का डोमेन निकाल लो, उस डोमेन में देख लो कि दोनों फंक्शन सेम है कि नहीं। अगर फंक्शन सेम है तो रेंज बहुत ऑब्वियस बात है कि सेम ही आएगा, उसमें क्या दिक्कत है? समझ गए ना बात को? चलिए मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर है ना?
अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, और आप लोगों ने सुना भी होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। इससे क्या है कि डायरेक्ट सवाल आते हैं ना, और अगर डायरेक्ट सवाल आते हैं तो फिर करने भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यार डायरेक्ट सवाल आ तो गया, करना ही नहीं आता था, है ना। तो इसमें देखो डिफरेंशिएशंस वगैरह यूज होते हैं थोड़ा सा, है ना, तो इसलिए हम लोग सब चीजों के लिए तैयार रहे हैं, है ना, बिल्कुल तैयार है। सबसे पहली चीज क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में हम गाइस देख रहे हैं वन वन फंक्शन, जिसका एक और नाम है मेरे दोस्त इंजेक्टिव मैपिंग। हेलो, लेकिन वन वन फंक्शन जिसका एक और नाम है क्या, इंजेक्टिव मैपिंग। तो दोस्त यहां जब आप पढ़िएगा तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में पहली चीज देखने को मिलेगी क्या, वन वन फंक्शन एंड इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव मैपिंग। इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग भी कह सकते हैं। जैसे अगर हम फंक्शन की बात करें तो जब मैंने फंक्शन डिफाइन किया था तो मैंने बताया था कि फंक्शन एक ऐसा रूल है जो दो बातों को सेटिस्फाई करता है। फंक्शन एक ऐसा रूल है जो दो बातों को लिए सेटिस्फाई करता है। पहली बात और दूसरी बात, सॉरी, पहली बात कि हर एक एलिमेंट सेट ए का एसोसिएटेड होना चाहिए बी में। दूसरी बात, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब यूनिकली एसोसिएटेड होने चाहिए। कैसे एसोसिएटेड होने चाहिए, यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए। तो ये तो फंक्शन की बात हो गई। हर एक फंक्शन जो क्लासिफाई हो रहा है वो सब ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रहे होंगे, मतलब वो फंक्शन तो होंगे ही होंगे, है ना। उसके बाद ये वन वन फंक्शन कब होंगे, तो हेलो हेलो, उसके बाद बच्चों ये वन वन फंक्शन तब होंगे जब सेट ए के हर एक एलिमेंट का, तुम नहीं सुन रहे हो बेटा ध्यान से, तुम इधर उधर करते रहते हो, फिर बाद में बोलते हो सर सवाल आया था, सवाल सॉल्व नहीं होते, क्या किया जाए। अरे ध्यान दो, चलो, लेकिन एलिमेंट्स जितने भी हैं सेट ए के अंदर, उन सब का एलिमेंट जितने भी अंदर है सेट ए के अंदर, उन सब का डिस्टिंक्ट इमेज सेट बी में है। उन सब का डिफरेंट इमेज सेट बी में है। उन सब का डिस्टिंक्ट डिफरेंट यानी कि अलग अलग इमेज आना चाहिए। मतलब कोई भी दो एलिमेंट सेट ए का उसका एक इमेज नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी आंखों को सुकून देने वाला एक चित्र, ये इसको हम लोग वन वन फंक्शन कहेंगे। ये फंक्शन देखकर आपको फील आ रहा होगा कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका डिफरेंट इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज आ रहा है सेट बी में। ऐसे ही यहां पे भी देख सकते हो, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबका डिफरेंट इमेज आ रहा है सेट बी में। इन दोनों फोटोज में फर्क क्या है कि इसमें कोई भी एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं है बी का, और इसमें कुछ एलिमेंट लेफ्ट आउट है, यानी कि बी में कुछ लेफ्ट आउट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। पॉइंट क्या है, सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज तो होगा क्योंकि फंक्शन है, लेकिन कैसा इमेज होगा, सबका डिफरेंट इमेज होगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं बॉस, वन वन फंक्शन, है ना, वन वन फंक्शन। तो वही कह रहा है कि फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, गाइस, a function f from a to b is said to be one-one function or injective mapping if different elements of a set a have different f images या images in b। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन। इसके आगे कुछ एलिमेंट्स को लेकर बात हो रही है कि मान लीजिए सेट ए में दो एलिमेंट्स हैं x1 एंड x2, है ना, और x1 x2 के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग बोल रहे हैं कि दो इमेजेस, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है मान लीजिए, है ना, और ये जैसे fx1 है मान लीजिए, ये fx2 है, f इज द फंक्शन, है ना, और ये fx3 है मान लीजिए। तो हम तो दो ही एलिमेंट के बारे में भी बात कर रहे हैं, और ये फंक्शन a से b में कौन है आपका f। तो लिखिए दस x1 x2 बिलोंग्स टू a एंड fx1 fx2 बिलोंग्स टू b। तो अगर कोई कह रहा है कि fx1 fx2 बराबर है, अगर ये कहता है कोई कि x1 पे आउटपुट और x2 पे आउटपुट बराबर है, तो अगर ये फंक्शन वन वन है दोस्त, तो यानी कि इनपुट भी सेम होना पड़ेगा, यानी कि इनपुट भी सेम होना पड़ेगा। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई कहता है कि fx1 fx2 बराबर है, तो दिस मस्ट इंप्लाई कि x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, और वाइस वर्सा भी कि अगर दोनों x1 x2 बराबर है तो वहां आउटपुट क्या आएगा, बहुत ऑब्वियस बात है कि सेम आएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है कि अगर दो जगह आउटपुट, दो इनपुट्स पे अगर आउटपुट कोई बोल रहा है सेम है और उसके बावजूद फंक्शन कैसा है बोलो, वन वन है, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों का जो दोनों का दोनों जो इनपुट होगा वो क्या होगा, सेम। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर x1 x2 बराबर नहीं है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं x1 x2, है ना, तो वहां फंक्शनल इमेजेस या इमेजेस की जो वैल्यू है वो भी क्या आनी चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए। आप उसको दूसरी तरीके से ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर दो इनपुट्स हैं जो कि डिफरेंट इनपुट्स हैं, तो उनके आउटपुट्स भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट। और अगर आउटपुट्स डिफरेंट हैं तो हम लोग बोल रहे हैं इनपुट्स भी क्या होंगे, डिफरेंट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन,
एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 का एग्जाम्पल अगर आप देखोगे बच्चों, तो हम लोग बोल रहे हैं कि मान लीजिए x1 और x2 दो एलिमेंट्स हैं a में, ठीक है। तो यानी यहां से अगर मैं fx1 इक्वल टू fx2 रखूं तो देखते हैं कि क्या x1 इक्वल टू x2 आता है। चलिए चेक करते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं fx1 इक्वल टू fx2 करेंगे तो x1 क्यूब प्लस 1 इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 1, दोनों साइड से 1 कट गया और यहां से x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसका मतलब हुआ कि fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा बच्चों, 1 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज सोचिए हम fx इक्वल टू x स्क्वायर के बारे में बात करें, तो हम लोग बोले कि अगर दो एलिमेंट इसके डोमेन में लेते हैं a में और fx1 इक्वल टू fx2 चेक करते हैं गाइस, तो इसका मतलब क्या हो गया, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। क्या यहां से सिर्फ और सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आ रहा है? नो 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 माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब हो गया कि x1 इज प्लस माइनस x2, मतलब fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 इधर, या x1 इक्वल टू माइनस x2 आल्सो। यानी हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं कहलाएगा। ऐसे ही आप e की पावर माइनस x और ln x के बारे में भी सोच सकते हो, क्योंकि e की पावर माइनस x1 इक्वल टू e की पावर माइनस x2, वहां से भी x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, और ln x1 इक्वल टू ln x2 से भी x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। यानी ये फंक्शंस कैसे हैं, 1 1 हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं fx इक्वल टू x स्क्वायर के बारे में, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्या ये सबको समझ में आ गई बात? ओटे आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए। अब मोस्टली बच्चों का डन हो चुका है, रिंकू जी का भी डन आ गया है, दैट्स ग्रेट, है ना। अब अगर हम बात करते हैं कि सर इसमें डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे टैकल करना है, क्या एवरी टाइम आई विल हैव टू अप्लाई दिस fx1 इक्वल टू fx2, है ना, क्या एवरी टाइम आई विल हैव टू अप्लाई दिस fx1 इक्वल टू fx2 एंड आई शुड चेक? तो आंसर इज आई कैन नॉट से कि एवरी टाइम यू शुड डू दिस, है ना, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन। कहने का मतलब ये हुआ, अर्थात कि अगर फंक्शन जैसा है उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। फंक्शन अगर ऐसा है जिसमें हम लोग इस चीज को देख सकते हैं इजीली, तो फिर हम ये देख लेते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन हर बार फंक्शंस इतने सस्ते नहीं होते, फंक्शंस कुछ बार बहुत टेढ़े होते हैं, और वहां से fx1 इक्वल टू fx2 से x1 इक्वल टू x2 तक की जर्नी अपने आप में बहुत ट्रबलसम हो सकती है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसको हम ऐसा सोच लें कि अगर आप बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके काम आएगा, क्योंकि बोर्ड वाले इसी लैंग्वेज में बिलीव करते हैं। दे हैव अ स्पेशल सेट ऑफ लैंग्वेज in which they can talk to their students and they can give numbers or they can take their numbers, है ना। तो it all depends upon कि बच्चे उनसे अगर इस लैंग्वेज में वार्तालाप करते हैं तो उनको काफी अच्छा लगता है, मधुर लगता है, they find it very melodious, उनके कानों में, उनकी आंखों में, उनकी बातों में एक खनक सी आ जाती है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि ओ वाओ, students have writing such kind of words, okay, this is a very good student, right? बट जेईई मेन जेईई एडवांस को इतना फर्क नहीं पड़ता है कि आप ऐसे लिख रहे हो या किसी और मेथड से कर रहे हो, लेकिन बोर्ड वालों को बहुत फर्क पड़ता है। और अगर आप विश्वास मानिए कि अगर उनको फर्क पड़ता है तो आपको फर्क पड़ ही जाएगा अगर आपने वैसा काम नहीं किया, है ना। तो आप समझिएगा कि इसको बोर्ड में हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनके फंक्शन भी बहुत सिंपल होते हैं, है ना, बहुत प्यारे प्यारे से लुल्लू पंजू से फंक्शन होते हैं ना, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई बोले कि जेईई मेन या जेईई एडवांस के सवालों को लगा रहे हैं सर, फिर तो देखो जेईई मेन जेईई एडवांस के सवालों को लगा रहे हो तो इसको करना यूज है तो तुम्हारे ऊपर है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हर बार फंक्शन इतना इजी नहीं होता है कि आप बहुत इजीली ये काम कर ले, जैसे मैंने ये अभी एक दो करके दिखा दिया, है ना। तो हम लोग बोले कि फिर क्या वी हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव आल्सो सर? आपने छिपा के रखा है? नहीं, छिपा के नहीं रखा, बतलाने ही वाले हैं, रुकिए तो सही। तो हम लोग बोले क्या कि हमारे पास, जी हाँ, और भी ऑल्टरनेटिव तरीका है। एक तरीका है ग्राफिकल, ग्राफिकली भी आप चेक कर सकते हो कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। अब बोलोगे सर ग्राफिकली कैसे चेक किया जाता है? तो ग्राफिकली मेरे भाई ऐसे चेक किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। इसमें लिखा है क्या? हाँ, ये हम लोग इसको बोलते हैं गाइस हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम लोग इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, राइट। आप चाहो तो लिख भी सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं गाइस, जैसे मान लो e की बार x की बात कर लें, e की बार x का ग्राफ मैंने आपको बता दिया,
तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है, जैसे कि अगर हम e की बार x का ग्राफ बना रहे हैं, है ना, e की बार x का ग्राफ बना रहे हैं, मान लीजिए जैसे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास ग्राफ मौजूद है ना, अगर आपके पास दोस्तों ग्राफ मौजूद है, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाइए। हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आप लाइंस बनाते हैं हॉरिजॉन्टल टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वो ग्राफ को ज्यादा से ज्यादा, सुनेंगे ध्यान से, ज्यादा ज्यादा मतलब एटमोस्ट एक पॉइंट पे काटता है, तो इस तरह के फंक्शन को आप वन वन कह सकते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम लोग पता करते थे कि फंक्शन है या नहीं। अगर आप पीछे का याद करें थोड़ा सा, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें क्या बताता था कि फंक्शन वन वन है कि नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आपको क्या बताता है कि फंक्शन, सॉरी, वर्टिकल लाइन टेस्ट बतलाता था कि फंक्शन है या नहीं है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बताता था कि वो फंक्शन है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आपको क्या बताता है कि फंक्शन वन वन है या नहीं। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन या कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर ग्राफ को ज्यादा ज्यादा एक पॉइंट पे काटता है, तो इस तरह के फंक्शन को आप वन वन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या हुआ सर, तो जैसे अगर आप ऐसी कोई भी लाइन बनाइए, तो आप देखिए कि इधर इट इज इंटरसेक्टिंग द ग्राफ एट वन पॉइंट, कोई भी लाइन, या फिर नो पॉइंट मतलब जीरो पॉइंट। दो ही केस है कि या तो एक पॉइंट पे काट रहा है या फिर जीरो पॉइंट पे काट रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को आप क्या कह सकते हैं, वन वन। अब ऐसा मत कीजिएगा मेरे भाई, सुनिएगा बेटे ध्यान से, कि कोई ऐसी लाइन बनाई आपने, है ना, जो एक ही पॉइंट पे काट रहा है और आपने खट से वन वन कर दिया। कोई एक लाइन से ये डिसाइड नहीं होगा, जितने भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना दे, वो सबके सब ज्यादा ज्यादा एक पॉइंट पे काटने चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी लाइन मिल गई जो एक से ज्यादा पॉइंट पे काट दिया, अगर देयर इज इवन सिंगल लाइन, देयर इज इवन अ सिंगल लाइन जो एक से ज्यादा पॉइंट पे काट देता है ना, तो फिर फंक्शन वन वन नहीं होगा, है ना। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे काट देता है तो फिर फंक्शन वन वन नहीं होगा। तो आपको अगर वन वन टेस्ट करना है, तो इट शुड बी ट्रू फॉर एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन। एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए ट्रू होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पे ही ग्राफ को काटे। जैसे e की पावर x का देख सकते हैं, कोई भी लाइन आप बनाइएगा तो एवरी टाइम इट इज इंटरसेक्टिंग द ग्राफ एट वन पॉइंट और जीरो पॉइंट। कोई बोले कि सर हम ये बना लें क्या, ln x। ओके बेटा, आप ln x का ग्राफ बना लीजिए भाई। तो आप भाई ln x का अगर ग्राफ बनाओगे, तो भी अगर आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो, तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पे काटेगा। यानी कि ये फंक्शन भी कैसा हो गया बॉस, वन वन। लेकिन जैसे ही आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बताओगे, है ना, जैसे अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे आते हो, मान लो, अब आप खुद सोचो कि अगर कोई बोलता है ना, कोई बोलता है कि अरे सर देखिए ना ये लाइन है ना सर, ये जीरो पॉइंट पे काट रहा है। तो आपने बोला था ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पे काटने के लिए सर, तो ये जीरो पॉइंट पे काट रहा है तो फंक्शन वन वन हो गया। अच्छा चलिए सर एक और एग्जांपल आपको देता हूं, आप भी क्या याद रखिएगा जीवन में। देखिए सर ये कितने पॉइंट पे काट रहा है, बेटा वन पॉइंट पे काट रहा है, हो गया ना सर वन वन। अरे नहीं मूर्ख, वन वन नहीं हुआ। अगर एक भी ऐसी लाइन है, यहां तो खैर हजारों है, लाखों है, करोड़ों है, इनफाइनाइट ऐसी लाइन है, लेकिन अगर एक भी ऐसी लाइन है जो हम लोग बोल रहे हैं कि एक से ज्यादा पॉइंट पे काट दिया, मान लो कि ये लाइन है, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये वन वन नहीं है, ये वन वन नहीं है। मासूमियत छोड़नी पड़ेगी, क्यूट लोग बोलने से काम नहीं चलेगा। सॉरी, देख लीजिए, तो हमने लिखा कि ये फंक्शन वन वन नहीं है। तो वही कह रहा है कि अ फंक्शन इज वन वन इफ एंड ओनली इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट इट्स ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट, एट मोस्ट वंस, है ना। ठीक है, चलिए एक मैं आपके लिए स्टेटमेंट लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और फिर बताइएगा ना, इसको बाद में लिख लीजिएगा ना, अभी दूंगा मैं इसको स्लाइड। ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, सोच के एकदम आराम से बताइएगा। इंक्रीजिंग का मतलब मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि जैसे जैसे एक्स बढ़ाएंगे वाई बढ़ता जाएगा। इफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, हालांकि ये शायद मैंने बता दिया आप लोगों को पहले भी, तो आप लोग शायद इसका सही आंसर दीजिएगा। इफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स इन डोमेन, then it
मस्ट बी 1 1। अगर कोई फंक्शन है जो फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन है ना, फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन इंक्रीजिंग है, तो क्या ऐसे फंक्शन को 1 1 कहा जा सकता है मेरे भाई? अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी। चलिए कृष्णकांत जी, आपके लिए हम ये लगा देते हैं जस्ट फॉर यू। अब ठीक है, अब ट्रू कर लें। बस यही सब जानना था आपसे, बस और तो क्या है, बाकी तो सब ठीक है। बताइए। आप लोग उत्तर दें तो फिर आगे बढ़े। क्या अब ट्रू हो गया बच्चों? आपका फॉल्स ट्रू में बदल गया? इट इज स्टिल फॉल्स, है ना? इट इज स्टिल फॉल्स। अब बोलोगे सर फॉल्स कैसे हो गया? तो मैंने इसका एग्जांपल भी हालांकि बतलाया था, एंड आई होप एवरीवन कैन राइट दैट एग्जांपल इन द चैट बॉक्स। बताओ भाई, आप लोग खुद ही बताओ। या तो हम लोग ने क्या कि दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन मैथ्स गाइस, है ना? एक्सेप्शन का हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, है ना? इट गिव्स अ चिल फीलिंग ऑफ समथिंग एल्स, है ना? बाकी अगर आप उधर ज्यादा ओरिएंटेड हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी आर एबल टू मैनेज इट, है ना? एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स की बात कर रहे हैं ना? एफ एक्स इक्वल टू किसकी बात कर रहे हैं? टेन एक्स की बात कर रहे हैं ना? तो टेन एक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग है। हालांकि सिग्नम एक्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म में कांस्टेंट फंक्शंस है ना, तो वी शुड नॉट टेक दैट इवन एज एन एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, है ना? उसको हमें स्टेटमेंट के एग्जांपल में भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस एग्जांपल में खुद ही बहुत दोष है। ठीक है, तो हम लोग उस एग्जांपल को ले ही ना तो बेहतर रहेगा ना, इसको हम लोग किसी अच्छे एग्जांपल समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम कि y इक्वल टू टेन एक्स का अगर हम ग्राफ देखें बच्चों, तो कुछ ऐसा आता है। फंक्शन पीरियोडिक है, फंक्शन पीरियोडिक है, और अगर मैं इसके डेरिवेटिव की बात करूं, आप सोचो क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट sec x गाइस, तो sec x कहां से कहां के बीच में रहेला? तो sec x रहता है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो जो sec स्क्वायर x है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो भी आप पढ़ते हो या जो समझते हो, मुझे ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की ज्यादा फील नहीं है। आई एम वेरी बैड एट इट, है ना? बहुत घटिया हूं मैं उसमें। तो फर्स्ट, है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि उससे मेरे को तो समझ में आ रहा है कि अगर आप जो पढ़ते होगे, मुझे लगता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आप ग्रेटर देन जीरो का सिंबल लेते होगे, है ना? तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, सो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेटर देन जीरो। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेटर देन जीरो। तो यानी यहां से मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये जो भी फंक्शन है ये तुम्हारे हिसाब से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, बट आई कैन सी कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन 1 1 नहीं। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर ये डिसकंटिन्यूटी बीच बीच में नहीं आती होती तब तो ये 1 1 हो जाता, लेकिन अभी ये जो डिसकंटिन्यूटी है ना गाइस, ये पूरे 1 1 को रोक रहा है ना? ये पूरे 1 1 को रोक रहा है, ये फंक्शन 1 1 नहीं। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1? ऐसा नहीं सोचिएगा कि अगर डेरिवेटिव फंक्शन का जो भी है पॉजिटिव है या नेगेटिव है थ्रू आउट, है ना? पहले इसको समझ गए, पहले तो इस पे यस और नो कर लो, तभी मैं आगे बोलूं, नहीं तो पता चले मैं खूब बोल दूं, बाद में बोलोगे सर बोलते तो बच्चा समझ में कुछ नहीं आता मेरे, है ना?
ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि ऐसा हो सकता है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग भी हो या डिक्रीजिंग भी हो थ्रू आउट, है ना, और डिसकंटिन्यूअस भी हो, उसके बाद भी वन वन हो जाए, उसके बाद भी वन वन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सपोज कर लो ऐसा कोई फंक्शन लेता हूं, y इक्वल टू माइनस ऑफ 1/x, यू कैन सी द डैश इज dy by dx। अपने बारे में सोचा क्या? तो dy by dx इज गोइंग टू बी 1/x², है ना। यानी हम लोग बोल रहे हैं कि थ्रू आउट कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना, ये थ्रू आउट कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, मतलब dy by dx थ्रू आउट पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। तो यानी कि फंक्शन थ्रू आउट क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। लेकिन जीरो पे टूटा टूटा है, टूटा टूटा ये ग्राफ ऐसे टूटा कि फिर ये जुड़ ना पाया, है ना, ध्यान देखिएगा। तो कि जीरो प्लस पे ये जाएगा माइनस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी भी जाएगा जीरो, ये देखो ऐसे इंक्रीज कर रहा होगा, और इधर मेरे ख्याल से ये ऐसे इंक्रीज कर रहा होगा। तो कैन यू सी गाइस कि इसका जो डेरिवेटिव है थ्रू आउट पॉजिटिव है, डोमेन में थ्रू आउट पॉजिटिव है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन थ्रू आउट पॉजिटिव है ना, इंक्रीज कर रहे हैं, और फंक्शन टूटा हुआ भी है, उसके बाद भी फंक्शन वन वन है गाइस। क्योंकि आप कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाइएगा, ज्यादा एक ही पॉइंट पे काटेगा, या फिर कोई बोले सर ये एक्स एक्सिस ही बना ले, तो नहीं काटेगा, 0 पॉइंट पे काटेगा। तो आप ये समझ रहे हैं ना कि जब डिसकंटिन्यूटी आ जाती है तो फिर ये हम डायरेक्ट उसमें नहीं बता सकते कोई बात, डिसकंटिन्यूटी फिर हमें ग्राफिकली ऑब्जर्व करते हुए, समझते हुए, सोचते हुए, देखते हुए, बात करते हुए, हाँ वही बतलाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया तो बोल दो यार, घर आके समझा के जाऊंगा, कसम से बता रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ गाइस, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ, जो पहला स्टेटमेंट है कि अ कंटीन्यूअस फंक्शन व्हिच इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना, मतलब कहीं टूटा टाटी नहीं होनी चाहिए, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r अगर इंक्रीज कर रहा है या ऑल x बिलोंग्स टू r डिक्रीज कर रहा है, तब तो पक्के से फंक्शन क्या होगा, वन वन। तब तो पक्के से फंक्शन क्या होगा, वन, मतलब थ्रू आउट x बिलोंग्स टू r के लिए, है ना, ये ऐसा हो रहा हो। लेकिन कोई बोले कि सर डोमेन में इंक्रीज कर रहा है या डोमेन में डिक्रीज कर रहा है, तो वन वन बोल दें डायरेक्टली, नहीं, ग्राफ बनाएंगे, देखेंगे dy by dx निकाल के ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के हम बात करेंगे, है ना। लेकिन कोई बोले सर मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि कुछ पार्ट में dy by dx पॉजिटिव है और कुछ पार्ट में dy by dx नेगेटिव है, तो अब आपका क्या कहना है सर? तो फिर तो हम पक्का बोल सकते हैं कि फंक्शन वन वन नहीं, कि कुछ पार्ट में अगर इंक्रीज कर रहा है फिर कुछ पार्ट में डिक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं बढ़ेगा फिर कहीं से मुड़ेगा, बढ़ेगा मुड़ेगा, मुड़ेगा बढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा नहीं, सॉरी, बढ़ेगा मुड़ेगा मुड़ेगा बढ़ेगा, यानी कि कुल मिला के कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक से ज्यादा पॉइंट पे काट देगा ग्राफ को। D1 वालों का मामला फ्लॉप शो हो रहा है, उनका वो डन वाली फीलिंग नहीं आ रही है, तो ज्यादा लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कुछ दिनों में ये एलिमिनेट हो जाएगा D1 वाला बंदा। रितु जी, इतना डायरेक्ट सवाल कोई नहीं पूछता है, इतना डायरेक्ट सवाल कैसे पूछ सकते हैं आप? नहीं, हमें समझ में आता है वैभव, नहीं हम बोले कि यूज में ज्यादा नहीं आ रहा है। हाँ, डेरिवेटिव्स निकालने के बाद अगर हमें ये दिख रहा है कि x बिलोंग्स टू r के लिए पॉजिटिव है या x बिलोंग्स टू r के लिए नेगेटिव है, तो जरूरी नहीं है करना। सुनिएगा रितु जी ध्यान से, हाँ तेरा भी नाम रितु है, तू ध्यान से सुन रहा है, तेरे लिए भी है बेटा, तू भी सुन। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर सपोज कर लीजिए नहीं कोई बात नहीं, सॉरी की ऐसी कोई बात नहीं बेटा, सॉरी। अच्छा लगता है बच्चे डाउट पूछते हैं, अंदर से खुशी मिलती है, बहुत मजा आता है। मैंने क्या कहा, सुनिएगा ध्यान से, अगर देखिए dy by dx निकाला आपने, देखो dy by dx निकालना पड़ सकता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो dy by dx पॉजिटिव निकाला आपने, निकल गया पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू r के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए dy by dx नेगेटिव मिल गया, है ना। तब तो हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं कि पॉजिटिव है फॉर x बिलोंग्स टू r तो वन वन ही रहेगा, नेगेटिव है फॉर x बिलोंग्स टू r तो वन वन ही रहेगा। या फिर ऐसे देख लीजिए कि dy by dx कुछ के लिए पॉजिटिव है, कुछ के लिए नेगेटिव है, कुछ x के लिए पॉजिटिव है, कुछ x के लिए नेगेटिव है, मतलब डोमेन में कुछ x के लिए बढ़ भी रहा है, कुछ के लिए घट भी रहा है, तो उसको देखकर भी आप फटाक से बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये भी क्या होगा, वन वन नहीं होगा। तो ये दो चीजों में सिचुएशन क्लियर है, क्लियर कट है, इसमें ग्राफ नहीं बनाना।
तो अगर आप कह रहे हो कि dy बाई dx निकालने के बाद तुरंत ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो देखिए इन दोनों केस में तो आपका आंसर नो हो गया। हाँ, लेकिन उन केसेस की बात कर रहे हैं जहां मामला फंस रहा है, जहां dy बाई dx दिख रहा है पॉजिटिव है या नेगेटिव है डोमेन में, और फंक्शंस टूटे हुए, मतलब कुछ कुछ पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो जी हाँ, उस तरह के केसेस में कंक्लूजन को लेने से पहले आपको ग्राफ बनाना चाहिए। और ग्राफ पूरा पूरा भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट आइडिया ले लीजिए कि किधर बढ़ रहा है, किधर जा रहा है, किधर हट रहा है ना। तो उस केस में हम लोग बस ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया है ना, इतना तो क्या ही बताता है कोई। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टीचर्स तो यही बता देते हैं कि if a function is strictly increasing for all x in the domain then it must be 1 1, ये ट्रू मान के चला पढ़ा देते हैं। तो ऐसा होता नहीं है वैसे, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। कोई लिख रहा हो तो जल्दी से बता दीजिएगा। आई होप सबका डन ही है। अब आ जाते हैं गाइस मेनी वन फंक्शन में, है ना। अब किस पे आ जाते हैं? मेनी वन फंक्शन में। अब बोलोगे सर मेनी वन फंक्शन? हाँ भाई, मेनी वन फंक्शन, या फिर उसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं, क्या? नॉट इंजेक्टिव। द नेम इज मेनी वन फंक्शन या नॉट इंजेक्टिव। ये क्या है कि अगर मान लीजिए सेट ए में कम से कम दो एलिमेंट भी ऐसे हैं, दो से ज्यादा हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कम से कम दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसका सेम इमेज सेट ए में आ रहा हो, है ना। दो एलिमेंट कम से कम ऐसे हैं जिसका सेम इमेज अगर सेट ए में आ रहा है, सॉरी सेट बी में आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को मेनी वन कह सकते हैं। तो जैसे ये लिख रहा है कि फंक्शन f from a to b is said to be a many one function if two or more elements of a have same f image in b. Thus f from a to b is many one if x1 x2 belongs to a and fx1 fx2 belongs to b. तो ऐसा हो जाए कि fx1 fx2 बराबर है, मतलब आउटपुट्स, और इसका मतलब क्या हुआ? टू डिफरेंट x है ना। x1 इज नॉट इक्वल टू x2, मतलब x1 x2 दो अलग अलग इनपुट्स हैं, तो दो अलग अलग इनपुट्स पे सेम आउटपुट हो जाए, तो इस तरह के फंक्शन को क्या कह देंगे? मेनी वन। तो बोले कि इसका मतलब सर जो वन वन नहीं है वो मेनी वन है। हाँ रे हाँ, जो फंक्शन वन वन नहीं है वो मेनी वन है। बिल्कुल सही बोला तुमने, है ना, कि अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो वो कैसा होगा? मेनी वन होगा। तो सर मेनी वन के लिए क्या जुगाड़ किया गया है? मेनी वन के लिए कैसे टेस्ट करेंगे फंक्शन को? तो बेटा जो फंक्शन टेस्ट में फेल हो जाए, सॉरी मतलब जो फंक्शन वन वन के टेस्ट में फेल हो जाए वो अपने आप मेनी वन हो गए। जो फंक्शन वन वन के टेस्ट में फेल हो जाए, बहुत बुरा लगता है सर, टेस्ट में फेल हो जाए सुन के ही बहुत बुरा लगता है सर। अरे फंक्शन की बात कर रहे हैं, इमोशनल मत हो यार। तो लेकिन जो फंक्शन वन वन के टेस्ट में फेल हो जाए उसको अपन क्या कहेंगे दोस्त? मेनी वन कहेंगे। मेरे ख्याल से बात क्लियर है, आपको समझ में आ गई है ना, आई होप सो। तो क्या अलग अलग टेस्ट है? नहीं, सेम टेस्ट से काम होगा। टेस्ट में फेल मेनी वन, टेस्ट में पास वन वन, ठीक है। जैसे अब कोई बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स सर, कैसा फंक्शन है? मेनी वन। जीरो से वन में पूरे में जीरो है, वन से टू में पूरे में वन है, टू से थ्री में पूरे में टू है। कोई बोले मॉड एक्स, मेनी वन, क्योंकि माइनस वन और वन दोनों पे वन आ रहा है, माइनस टू और टू दोनों पे टू आ रहा है ना। कोई बोले एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉन जीरो, पैराबोला। अब ऊपर से खुल जाए या नीचे से खुल जाए, दोनों ही केस में हम लोग बोल सकते हैं कैसा हो जाएगा? बोलो मेनी वन। साइन एक्स इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज जूम 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 ऐसे करके जाता है ना, तो हम लोग बोले कि वो भी कैसा हो जाएगा? बोलो मेनी वन। अब मेनी वन की निशानी क्या है? कि कम से कम दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसका सेम इमेज आना चाहिए, है ना। ऐसे ही इधर भी है, देख लीजिए। चलिए ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से डंडना डंडना डन डंडना डन डन हो रहा है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए एनी कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई भी ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन विच हैज एटलीस्ट वन लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज आ रहा हो या डिक्रीज करके इंक्रीज आ रहा हो, देन एफ एक्स इज मिनिमम। मतलब लोकल मैक्सिमम मिनिमम, मतलब ये कुछ इस तरह की चीज हो रही है कि इंक्रीज करके डिक्रीज हो रहा हो या फिर कुछ ऐसा हो रहा है डिक्रीज करके इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरह के फंक्शंस ऑफ कोर्स क्या हो जाएंगे? आपके मिनिमम। तो मेरे ख्याल से इन अदर वर्ड्स इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ एट ऑफ द फंक्शन एट लीस्ट एट 2 पॉइंट्स देन एफ इज मिनिमम। तो ये हम समझ चुके हैं ना। फिर इफ अ फंक्शन इज वन वन इट कैन नॉट बी मेनी वन एंड वाइस वर्सा, मतलब वही कि अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो मेनी वन होगा और मेनी वन नहीं है तो वन वन होगा। तो वन वन प्लस मेनी वन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मैपिंग या टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, है ना। देख लीजिए
चलिए मेरे ख्याल से फाइनल डल हमारा आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गाइस ऑन टू फंक्शन, जिसका दूसरा नाम है क्या, सर्जेक्टिव मैपिंग, है ना। ऑन टू फंक्शन जिसका दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव मैपिंग। तो कोई फंक्शन अगर ए से बी में, तो उसको हम लोग ऑन टू कब कहते हैं, है ना। ऑन टू हम उसको तब कहते हैं जब जितने भी बी के एलिमेंट्स, अब ध्यान रखना अब मैं किस वर्ड को यूज कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, है ना। जितने भी एलिमेंट्स बी में हैं उन सब का प्री इमेज ए में आ जाए, या फिर यूं कह लें कि जितने भी एलिमेंट्स बी में हैं वो किसी ना किसी सेट ए के एलिमेंट के इमेज होनी चाहिए। दोनों में से कोई भी तरीके से बोल सकते हो, बात सेम ही रख रहे हो आप, है ना। अगर कोई बोलता है कि देयर इज अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए से बी जो ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, कि बी के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सब का प्री इमेज ए में एग्जिस्ट करे, सबका, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। या फिर यूं कह लो कि बी में जितने एलिमेंट्स है वो सबके सब एक एक किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव मैपिंग या फिर ऑन टू फंक्शन। यानी आप इस तरह के फंक्शन में समझ सकते हो कि कोडोमेन और रेंज सेम होगा, है ना। फंक्शन में क्या होगा, कोडोमेन और क्या होगा, रेंज सेम होगा। तो अगर कोई बोल रहा है कि फंक्शन f फ्रॉम a टू b सच दैट ईच एलिमेंट इन b, दैट इज कोडोमेन ऑफ कोर्स, इज द f इमेज या फंक्शनल इमेज, मतलब हर एक एलिमेंट जो बी का है इज फंक्शनल इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए, मतलब एक एक किसी ना किसी एलिमेंट का फंक्शनल इमेज या इमेज हो, तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑन टू। देन वी से f इज अ फंक्शन ऑफ a ऑन टू b, यानी कि f इज अ फंक्शन, देन f इज अ फंक्शन फ्रॉम a ऑन टू b, मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि ये ऑन टू फंक्शन है कुल मिला के, है ना। दस f फ्रॉम a टू b इज सर्जेक्टिव, इसी को नोटेशन में लिख रहा है, इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, मतलब हर एक एलिमेंट जो बी का पार्ट है, देयर एग्जिस्ट सम ए, मतलब जितने भी एलिमेंट्स बी के हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई ए हो जो ए का पार्ट हो, सच दैट की एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ऑल, है ना। और इसका मतलब क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट, है ना। उल्टा ए मतलब फॉर ऑल, है ना। उल्टा ए मतलब फॉर ऑल और उल्टा ई मतलब देयर एग्जिस्ट। तो क्या कह रहा है बच्चों कि अगर एक फंक्शन है ए से बी में सच दैट कि बी के जितने भी एलिमेंट्स है ईच एलिमेंट इन बी इज द एफ इमेज, मतलब हर एक एलिमेंट जो बी का है वो एफ इमेज मतलब फंक्शनल इमेज हो एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए, या फिर यूं कह लें कि जितने भी एलिमेंट्स बी में उन सबका प्री इमेज ए में आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन को सर्जेक्टिव या ऑन टू कह सकते हैं। उसी को सिंबॉलिकली कैसे लिखा है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, कम से कम एक ए ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए सच दैट कि एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। डायग्राम वाइज देखें तो ऐसा दिखेगा कि इसका कोई भी एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं हुआ है, ऐसे या फिर ऐसा दिखेगा। अगर तुम्हारे अंदर समझदारी डेवलप हो चुकी है तो तुमको दिख रहा होगा कि ये फंक्शन ऑन टू के साथ साथ वन वन भी है, यानी एट ए टाइम ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है ना। इस तरीके से ये वाला डेफिनेशन भी दिखा रहा होगा आपको, ये डायग्राम दिखा रहा होगा कि ये फंक्शन ऑन टू के साथ मेनी वन भी है ना। ये फंक्शन कैसा है, मेनी वन भी है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी ना। सुनना ध्यान से, जैसे कोई बोलता है कि देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू 2x प्लस 1 गाइस, तो क्या ये ऑन टू होगा, आंसर इज यस, ऑन टू होगा। ये देख सकते हो कि इसका रेंज क्या आएगा, देखना ध्यान से, सुनना ध्यान से, समझना ध्यान से, कि आप देख सकते हो कि इस केस में b का जो कोडोमेन है, मतलब b जो कोडोमेन है और जो रेंज है फंक्शन का सेम आएगा, यहां पे भी जो कोडोमेन है और रेंज है वो सेम आएगा। यानी वर्किंग रूल क्या होगा, व्हाट विल बी द लिटमस पेपर टेस्ट फॉर ए फंक्शन टू बी ऑन टू, व्हाट इज लिटमस पेपर टेस्ट फॉर अ फंक्शन टू बी ऑन टू, इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन देन fx इज ऑन टू, देन fx इज ऑन टू। कोई बोले एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड एंड r, मतलब अगर कोई बोलता है कि f इज फ्रॉम r टू r एंड fx इक्वल टू ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, तो ये ऑन टू ही होगा। क्यों सर जी, क्यों होगा, आप लोग बतलाइए क्यों ऑन टू होगा, ये क्यों ऑन टू होगा ये। यस, इसका रेंज r है। आपको मैंने पहले बतलाया था कि अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है दोस्त, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज r होता है, और अगर r से r डिफाइंड है तो कोडोमेन r है, इसका रेंज r है, तो ये फंक्शन ऑन टू होगा, है ना। तो वही कह रहा है कि एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड
एंड आर इज ऑन टू मतलब नहीं होना चाहिए, डिफाइंड ऑन आर, एंड आर नहीं, डिफाइंड ऑन आर इज ऑन टू, है ना, एनी और डिग्री पॉलिनोमियल डिफाइंड ऑन आर इज ऑन टू। देखना ही, जैसे ये भी एक और डिग्री पॉलिनोमियल है तो ये ऑन टू एक डिग्री का है ना। कोई बोले सर ये आर टू आर प्लस, तो भैया आर प्लस मतलब हो गया ओपन जीरो से इंफिनिटी, और मैंने आपको एक्सपोनेंशियल्स के रेंज बता रखे हैं, तो e की पावर x का रेंज यही आएगा, तो ये भी ऑन टू हो गया साहब, हो गया कि नहीं हो गया। एक कह रहा है r प्लस टू आर और ln x, तो ln x का रेंज क्या होता है जो दोस्त r, तो इसका रेंज r है, इसका कोडोमेन r है, मतलब ये भी कैसा हो जाएगा ऑन टू। तो मेरे ख्याल से ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, ऑन टू के। तो बच्चों आप लोग लिख लीजिए फटाफट से, लिख रहे हो तो वेट डाल दीजिए, हो जाए तो डन कर दीजिए, कम ऑन गाइस डू इट। एक कमेंट आया बच्चों, क्या ऐसा है क्या खतरनाक बफरिंग, क्योंकि मैं सेम चीज देख रहा हूँ, मेरी साइड तो कोई बफरिंग नहीं हो रही है ना, मतलब जिस चीज को आप देख रहे हैं ना, मतलब मैं एग्जैक्टली सेम वीडियो देखता हूँ, तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम है। अगर ऐसा है तो आपकी तरफ इंटरनेट का कोई भयंकर प्रॉब्लम है, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है आपकी तरफ बेटा इंटरनेट का, है ना। तो देखिए कहाँ क्या प्रॉब्लम है, बारिश वारिश हो रही होगी शायद, उसकी वजह से भी हो सकता है वो खतरनाक प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है बाकी बच्चों का, चलिए वेरी गुड। चलिए जी हम आ जाते हैं इनटू फंक्शन की तरफ, आप भी आ जाइए। तो आप समझ गए होंगे कि इनटू फंक्शन में क्या होने वाला है। इनटू फंक्शन में सिंपली होने वाला है सर, ये कोडोमेन और रेंज सेम नहीं होगा, है ना। इनटू फंक्शन में बहुत क्लियर है कि कोडोमेन और रेंज सेम नहीं होगा, यानी कि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा मेरे भाई, बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट ए के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा। बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट ए के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। कैसे कहेंगे, इनटू फंक्शन। चिंटू नहीं बेटा, चिंटू नहीं, इनटू इनटू। तुम साले चिंटुआ की दीदी पे चले तो हम ले कि इनटू फंक्शन, तो हम ले कि इफ इज फ्रॉम ए टू बी सच दैट देयर एग्जिस्ट। हाँ शाम में प्रॉब्लम आ रही होगी, यस 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 यस। तो if f is from a to b such that there exists at least one element in codomain, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है कोडोमेन में which is not the image of any element in domain, then fx is into, then fx is into। जैसे अगर कोई बोलता है function is from r to r and defined as greatest integer x, भाई 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 into है, into है, क्योंकि इसका रेंज क्या आता है, इसका रेंज आता है i, all integer, all integer, ऑल इंटीजर आता है, और इसका कोडोमेन आर बोला हुआ है। अरे रे 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 नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, इनटू होगा। मतलब सेम टेस्ट पे जो फेल हो जाए वो है इनटू। कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, वो है इनटू। बी में कोई ऐसा एक एलिमेंट हो जो किसी एलिमेंट सेट ए के किसी एलिमेंट का इमेज ना हो, वो है इनटू। जो ऑन टू ना हो वो है इनटू। आप समझ रहे हो बात को। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे मॉड एक्स हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो, सिग्नम एक्स हो, आर टू आर में डिफाइंड हो, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, इनटू। कोई बोले एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अरे रे रे ए नॉन जीरो, तो फिर से बोल सकते हैं कि अगर ये सारे फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है तो ये भी इनटू होगा। क्यों चिंटू, क्यों इनटू होगा, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसका रेंज जो है वो कंप्लीट रियल नंबर सेट नहीं आता। ये मैंने बताया था अभी कुछ दिनों पहले, है ना, कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स के रेंज कंप्लीट रियल नंबर्स नहीं आते हैं। और इनटू में देख रहे हो कुछ ना कुछ एलिमेंट बच जाएगा। और इसको अगर ध्यान से देखो तो ये 1 1 इनटू है, और इसको अगर ध्यान से देखो तो ये मेनी 1 इनटू है कि नहीं। यस भार्गव, वेरी गुड। क्या क्लियर है बच्चों, अगर क्लियर है तो एक बार फटाफट से यस लिख दीजिए, है ना, आगे बढ़ेंगे। तो अब अगर मैं ओवरऑल सोचूं यार, तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई ना कि एक फंक्शन की बात करूं तो ओवरऑल मुझे क्या दिखा। अगर मैं लास्ट वाले गेम्स में देखता हूं तो एट ए टाइम फंक्शन 1 1 ऑन टू भी हो सकता है, 1 1 इनटू भी हो सकता है, मिनी 1 ऑन टू भी हो सकता है, मिनी 1 इनटू भी हो सकता है। यानी कि क्लासिफिकेशन में फिर से 4 ही बातें आएंगी, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, 10 उसके ऊपर वाला भी पढ़ दूंगा, वैसे कुछ खास नहीं, वो जो बताया था वही। 10 फंक्शन कैन बी वन ऑफ दीज 4 टाइप्स, यानी कोई फंक्शन की बात करें तो इन चारों में से कोई एक हो सकता है। एक तो हो सकता है भाई कि 1 1 ऑन टू, 1 1 मतलब इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव, है ना। इसके बहुत सारे नाम है, 1 1 एंड ऑन टू के बहुत सारे नाम है। 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन देखना, if f is both injective and surjective then it is also called as bijective।
वन वन एंड ऑन टू फंक्शन को और भी नाम है, बाइजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं ना, इसको इन्वर्टिबल भी बोलते हैं, नॉन सिंगुलर भी बोलते हैं और बाई यूनिफॉर्म भी बोलते हैं ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर हम बात करें और समझें तो कोई फंक्शन इन चारों में से ही किसी टाइप में पड़ेगा, या तो वो वन वन ऑन टू होगा बच्चों, या फिर वन वन इंटू होगा, मतलब इंजेक्टिव होगा लेकिन सरजेक्टिव नहीं होगा। एस बार का मतलब हुआ नॉट सरजेक्टिव, आई का मतलब हुआ इंजेक्टिव। इस तरीके से मेनी वन और ऑन टू, यानी कि मेनी वन मतलब ऑफ कोर्स नॉट इंजेक्टिव और ऑन टू मतलब सरजेक्टिव। इस तरीके से मेनी वन इंटू, तो जो मैंने बताया कि एक फंक्शन जो हो सकता है इन्हीं चारों में से कोई एक टाइप में होगा, या तो वन वन ऑन टू होगा, वन वन इंटू होगा, मेनी वन ऑन टू होगा, या मेनी वन इंटू होगा। वन वन ऑन टू वाले फंक्शन को हम बाइजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं, हम इन्वर्टिबल भी कहते हैं, हम बाई यूनिफॉर्म भी कहते हैं और नॉन सिंगुलर भी कहते हैं, नॉन सिंगुलर भी कहते हैं। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, उसके बाद बोला है कि इफ अ फंक्शन इज ऑन टू इट कैन नॉट बी इनटू एंड वाइस वर्सा। ये हमें पता है, ये वाला मैं लाइन पढ़ दे रहा हूं एक बार आपके लिए, है ना। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इवन, इवन डिग्री का पॉलिनोमियल फ्रॉम आर टू आर विल ऑलवेज बी इनटू, एंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री और डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर विल बी ऑलवेज बी ऑन टू। तो आप बस इसको लिख लीजिए, है ना। मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा, वैसे तो फिर भी कुछ नहीं समझ में आया यू कैन आस्क द डाउट। चलिए बच्चों, मेरे ख्याल से सबने डन लिख दिया है ना, सबने डन लिख दिया है ना। अब आगे बढ़ने से पहले ये मैं अगली क्लास में ले लूंगा, अपन कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली, है ना, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। इसको अपन ले लेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मेरे को याद दिला देना, मैं ये करवा दूंगा, है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। हम लोग चेक द फॉलोइंग फंक्शन पे आते हैं। चेक द फॉलोइंग फंक्शन में आपको बताना है कैसा है, वन वन ऑन टू, वन वन इंटू, मेनी वन ऑन टू या मेनी वन इंटू। द फंक्शंस हैव बीन डिफाइंड लाइक दिस, है, सब कुछ दिया हुआ है ना। तो चलिए लग जाइए, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, बेटर रहेगा थोड़ा सा। यस, फर्स्ट वाले के बारे में अगर आप बात करते हो, ध्यान से देख लीजिए कि ये माइनस वन से माइनस वन है, माइनस वन से वन है ना। तो माइनस वन से अगर वन है तो बच्चों ये वाली वैल्यू माइनस टू रेडियन से टू रेडियन जाएगी। तो अगर हम बात करें साइन टू एक्स के ग्राफ की, है ना, तो आप देख सकते हो कि साइन टू एक्स के ग्राफ में अगर ये माइनस टू रेडियन से टू रेडियन जा रहा है बच्चों, तो मेरे ख्याल से माइनस पाई तो इसके पीछे ही आएगा, और माइनस पाई बाई टू इसके आगे आएगा, और पाई बाई टू इसके पीछे आएगा। तो माइनस पाई बाई टू पे ये वैल्यू मेरे ख्याल से तो कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस पाई, मतलब ये जीरो हो जाएगा। इनफैक्ट माइनस पाई बाई फोर पे और पाई बाई फोर पे, है ना, मेरे ख्याल से तो वैल्यूज आ जाएंगी अच्छी खासी, है ना। तो माइनस पाई बाई टू पे ये हो गया माइनस पाई मतलब जीरो, और माइनस पाई फोर पे माइनस पाई बाई टू, मतलब ये ऐसा है, ऐसा आएगा, है ना। ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, और इसके इधर ये ऐसे जाएगा, और इसके इधर ये ऐसे जाएगा, यानी फंक्शन बहुत ऑब्वियस है कि मेनी वन हो जाएगा, है ना। ऑन टू होगा क्या, यस, ऑन टू होगा, क्योंकि लोएस्ट माइनस वन और हाईएस्ट वन आ रहा है, तो यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं गाइस मेनी वन एंड ऑन टू, मेनी वन एंड ऑन टू। क्लियर है भाई, पहला वाला, यस। अगर आप देखिएगा क्यू टू क्यू, क्यू टू क्यू मतलब रेशनल टू रेशनल जा रहा है, रेशनल टू रेशनल जा रहा है बच्चों। तो क्या सारे रेशनल लेगा, आंसर इज यस। आप कोई भी रेशनल रखिएगा तो यहां से एक्स की एक रेशनल वैल्यू आ जाएगी, तो यानी ये ऑन टू तो हो जाएगा। क्या ये मेनी वन होगा या वन वन होगा, तो वन वन ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि सब जगह ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ही देगा, तो वन वन ऑन टू आ जाएगा ना, वन वन ऑन टू आ जाएगा। यस, बाइजेक्टिव। नहीं कुछ समझ में आया पूछ लीजिएगा, है ना, नहीं कुछ समझ में आया पूछ लीजिएगा। थर्ड इज मेनी वन ऑन टू, क्या बोलती है जनता। अब देखो, थर्ड अगर कोई बोले x1 वन इक्वल टू एक्स टू वाले से करेंगे, है ना, तो होने के लिए हो जाएगा, है ना, लेकिन हो सकता है लेंदी चला जाए, लेंदी चला जाए। इट इज बेटर कि वी गो थ्रू डिफरेंशिएशन, है ना, इट इज बेटर कि वी गो थ्रू डिफरेंशिएशन गाइस, है ना। देखना, जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर एफ एक्स लेते हैं एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री,
एफ एक्स लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो जब मैं इसका डैश निकालता हूं गाइस, तो कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। क्या ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी? आंसर इज यस, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसी क्वांटिटी है? नेगेटिव। Because its discriminant is negative, that's why this quantity is always going to be positive, है ना। तो हम लोग लेके अगर ये पॉजिटिव है तो थ्रू आउट इंक्रीज करेगा, तो यानी गेम इसमें वही हुआ ना। ध्यान से देखिएगा बच्चों कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इंक्रीजिंग है, कहीं टूटा टाटी नहीं है बच्चों, कहीं भी टूट नहीं रहा है फंक्शन, यानी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r अगर ये इंक्रीजिंग है तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए कि ये फंक्शन 1 ही होगा। ऑन टू क्यों हुआ भाई? क्योंकि ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसलिए ये भी बाइजेक्टिव ही है। कोई लिखना चाह रहा हो तो जल्दी से लिख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। नहीं समझ में आया पूछ सकते हो, है ना, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अरे मेरे से नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है ना, डन। ठीक है, फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। फोर्थ वाले में क्या खेल हो रहा है भाई? फोर्थ वाले में क्या खेल हो रहा है जरा देखिएगा। एफ एक्स इक्वल टू, है ना, फोर्थ वाले में, ये थर्ड वाला था। फोर्थ वाले में क्या खेल हो रहा है कि एफ एक्स इज 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17। फिर से fx1 इक्वल टू fx2 वाले में आ जाएगा, लेकिन बहुत टाइम ले लेगा, है ना। इट इज बेटर कि हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके करें, इनका डिफरेंशिएशन बहुत इजी है। दिस इज गोइंग टू बी 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18 गाइस। अगर ऐसा है तो 6 कॉमन हो जाएगा और अंदर आएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और अगर ऐसा है तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि कुछ x के लिए पॉजिटिव कुछ x के लिए नेगेटिव होने वाला है मेरे भाई। -1 3, तो इधर इंक्रीज करेगा, इधर डिक्रीज, इधर इंक्रीज, मतलब पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीज के बाद डिक्रीज मतलब फंक्शन हो गया आपका मेनी वन, और फिर डिक्रीज के बाद इंक्रीज तो भी मेनी वन ही हो गया। यानी इसका कंक्लूजन क्या लूं मैं? मेनी वन, बट व्हाट, ऑन टू या इन टू? तो ऑन टू रहेगा। ऑन टू क्यों रहेगा भाई? क्योंकि R2 R में है ना, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के हिसाब से इसका रेंज R आ जाएगा। थ्रू आउट इंक्रीजिंग, माइनस इन्फिनिटी भी माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी भी प्लस इन्फिनिटी, एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काटता हुआ निकल लेगा ऊपर। फिफ्थ में गाइस मेनी वन नहीं हो पाएगा। फिफ्थ में गाइस मेनी वन नहीं हो पाएगा। क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस मॉड साइन एक्स। नहीं समझ में आया पूछ लीजिएगा, है ना, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। नहीं तो एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस मॉड साइन एक्स, है ना। अब भाई मॉड जब तक है तब तक तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते डेरिवेटिव वगैरह का। हाँ, तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दीवारों को तोड़ना पड़ेगा। इन दीवारों को कैसे तोड़े भैया? तो साइन एक्स को पॉजिटिव लीजिए एक बार भैया, और साइन एक्स को एक बार नेगेटिव लीजिए। तो साइन एक्स को अगर पॉजिटिव और साइन एक्स को नेगेटिव लीजिएगा तो इस केस में 2x प्लस साइन एक्स, और इस केस में 2x माइनस साइन एक्स। तो कहीं भी आप देखोगे तो डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव दिखेगा आपको। चाहे साइन एक्स पॉजिटिव के लिए आप इसका डेरिवेटिव देखिए, या साइन एक्स नेगेटिव के लिए इसका डेरिवेटिव देखिए। तो साइन एक्स पॉजिटिव के लिए अगर इसका डेरिवेटिव देखिएगा तो 2 प्लस कॉस एक्स। एक्स बिलोंग्स टू कौन कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड। और हम लोग बोल सकते हैं इधर क्या हो जाएगा? 2 माइनस कॉस एक्स, किसके लिए? एक्स बिलोंग्स टू थर्ड एंड फोर्थ। यानी क्या हुआ कि अगर 2 प्लस कॉस एक्स की बात करें तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी x बिलोंग्स टू r के लिए f डैश x इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो अगर x बिलोंग्स टू r के लिए अगर f डैश पॉजिटिव है तो बच्चों ये कैसा होगा? 1 1, क्योंकि टूटा नहीं है कहीं भी, कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं है। आप कोई बोले ऑन टू या इन टू, तो बेटा ऑन टू। ऑन टू कैसे सर? नहीं समझ में आया? तो देखो बेटा ऑन टू कैसे हो जाएगा, क्योंकि 2x जो है साइन एक्स का मॉड हो सकता हो 0 से 1 के बीच के, पता नहीं हो, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं जो 2x है
ये तो भाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक का खेल देख कर आएगा, और अगर इसने माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक का खेल देख कर आया, भले ये टुच्ची चीजें जोड़ रहा हो, उसे क्या ही फर्क पड़ेगा। ओवरऑल रेंज फंक्शन का, ओवरऑल रेंज फंक्शन का माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाएगा, यानी कि मेनी वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। क्या ये बात समझ में आती है सबको? तो एक बार यस लिख दीजिए और इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, बाकी ये सब आप होमवर्क में कर लीजिएगा, हम लोग इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे गाइस। इसको 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 हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं ना, इन तीनों को आप होमवर्क में कर लीजिएगा, और इसको अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है इधर, ये भी होमवर्क में हम लोग डाल रहे हैं इसको, है ना। एक ये सवाल है, इसको भी होमवर्क में डाल रहे हैं, है ना, ठीक है। तो दीज क्वेश्चंस आर इन होमवर्क, इसको आप कर लीजिएगा। हम अब वापस से अपने वाले काम पे आ जाते हैं ना, वापस से हम लोग अपने वाले काम में आ जाते हैं। जनरल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, जनरल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, किस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं? एक ऐसा फंक्शन जिसमें जो भी आप इनपुट डालिए वही आउटपुट आए, जो इनपुट डालिए वही आउटपुट आए। 1 डाला 1 आया, 2 डाला 2 आया, 3 डाला 3 आया। समझ में आ रहा है? तो जो इनपुट डाले वही आउटपुट आए, तो यानी इनपुट होता है x और आउटपुट होता है y। तो अगर कोई कह रहा है कि इनपुट और आउटपुट सेम होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? y इक्वल टू एक्स, मतलब क्या होना चाहिए? y इक्वल टू एक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कौन सा फंक्शन आइडेंटिटी कहलाएगा? जो fx इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू एक्स हो। तो जरा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हम लोग बोले कि किस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कह रहे हैं। ध्यान से देखिए, द फंक्शन f फ्रॉम a टू a डिफाइंड बाई fx इक्वल टू एक्स for all x belongs to a, fx equal to x for all x belongs to a is called as the identity of a, identity of a नहीं, identity function on a, ठीक है, identity of a and is denoted by ia, है ना, and is denoted by ia, आना नहीं है ना, रहना वहीं पर है ना, i और यहाँ सफिक्स में क्या लिखते हैं? a, है ना, तो रहना वही है, आइएगा नहीं है, ठीक है ना। and is denoted by ia. It is easy to observe that identity function defined on R is bijection, मतलब अगर फंक्शन R to R डिफाइंड हो और fx इक्वल टू x हो तो दैट इज डेफिनेटली अ बाइजेक्शन, क्योंकि फंक्शन 1 1 भी होगा और फंक्शन मेरे दोस्त ऑन टू भी होगा। तो यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या हुआ कि जो इनपुट डाला वही आउटपुट आया, ठीक है। तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर। चलिए कांस्टेंट फंक्शन पे आ जाते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन मेरे ख्याल से आपको समझ में आता होगा कि कोई ऐसा फंक्शन जिसमें सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सेम इमेज आए तो कांस्टेंट कहलाएगा। नहीं, जिस सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सबका सेम इमेज आए तो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। जैसे fx इक्वल टू 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। आप x की कोई वैल्यू रख दीजिए, आंसर आउटपुट हमेशा 1 आएगा, आउटपुट हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। आप समझ रहे हो? आउटपुट हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। कोई भी इनपुट डाल दीजिए, है ना, आउटपुट क्या आएगा? 1। तो हम लोग इस तरह के फंक्शन को क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। यानी कांस्टेंट फंक्शन के रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। यस सर, बिल्कुल एक ही एलिमेंट आएगा। तो यानी कि इस तरह के रेंज को हम लोग क्या कह सकते हैं? अभी हमने सेट पढ़ा है, हाँ, सिंगलटन सेट। यस सर। तो यानी कि रेंज क्या होगा कांस्टेंट फंक्शन का? सिंगलटन सेट। तो क्या कह रहा है कि फंक्शन f from a to b is said to be a constant function if every element of a has the same f image, same image in b, है ना, same functional image in b। thus अगर f a से b है तो fx equal to c for all x belongs to a and c of course belongs to क्या? b, मतलब c b का पार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कोई बोला कि नोट दैट द रेंज ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज अ सिंगलटन सेट, है ना, सिंगलटन सेट। जो से ये है रेंज, वो क्या होगा? सिंगलटन सेट। और एक इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन लिख रहा है कि एंड अ कांस्टेंट फंक्शन मे बी, और एक कांस्टेंट फंक्शन में बी 1 1 हो सकता है, मेनी वन हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है, इन टू भी हो सकता है। अब ये बड़ा धारदार बात कह दिया, बोला कि हर एक एलिमेंट का इमेज एक ही आएगा, तो सर मेनी वन ही होना चाहिए ना फिर तो। बोले कि हाँ, ये बोला है सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज क्या आएगा? सेम आएगा, है ना। तो कोई बोले कि सर 1 1 फिर कैसे हुआ? मेनी वन हो जाएगा। मान लो कि सेट ए में एक ही एलिमेंट है। अगर सेट ए में एक ही एलिमेंट है दोस्त, तो उसका एक ही इमेज आएगा, तो फंक्शन अभी भी तो कांस्टेंट ही है। नहीं समझ में आया? तो उस केस में 1 1 हो जाएगा। ऑन टू इनटू तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, उसमें कोई फर्क नहीं है। ऑन टू के लिए फिर हम लोग बोल रहे हैं कि जो रेंज है वही कोडोमेन होना चाहिए, मतलब कोडोमेन में एक ही एलिमेंट हो, है ना। समझ गए ना बात को? यस फाल्गुनी जी, बिल्कुल सही, क्या बात है।
ठीक है, 1 1 ऑन 2 दोनों कैसे हो जाएगा, जब इधर भी एक एलिमेंट उधर भी एक एलिमेंट, बात ही खत्म। ठीक है, जैसे अगर कोई एग्जांपल्स में देख रहा है तो ये fx इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली जीरो अभी बताया था मैंने, ये 1 है, ये भी 1 है ना, तो ये सब कांस्टेंट फंक्शंस ही हैं। क्लियर है भाई लोग? तो आई होप ये क्लियर हो गया है, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं गाइस फंक्शनल इक्वेशंस की तरफ, है ना। फंक्शनल इक्वेशंस जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं दैट इज फंक्शनल इक्वेशन। अब बोलोगे सर फंक्शनल इक्वेशंस क्या होता है सर? तो जैसे आप समझिएगा कि कोई भी इक्वेशन की बात करें, जैसे कोई बोलता है लॉगरिथमिक इक्वेशन सर, तो लॉगरिथमिक इक्वेशन यानी कि एनी इक्वेशन व्हिच हैज लॉग इन इट। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें लॉग होता है उसको लॉगरिथमिक इक्वेशन कहते हैं। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें टी रेशियो होता है तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो फंक्शनल इक्वेशन में फंक्शंस होंगे ऑफ कोर्स, कि fx होगा, f इनके टर्म्स में होगा, तो उस तरह की इक्वेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं गाइस, फंक्शनल इक्वेशन। तो अब फंक्शनल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं सर? तो ऐसे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई फंडा नहीं होता है, हमें उसको देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, और जो भी वेरिएबल निकालना होता है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई, डिवाइड, या कोई भी चीज हम स्क्वायर ऐड या कुछ भी ऐसी चीजें करते रहते हैं ना। तो उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं उस अल्टीमेटली वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर पाते हैं या उस अननोन को आइसोलेट कर पाते हैं, है ना। तो फंक्शनल इक्वेशन में भी आपको देखना पड़ेगा और कॉमन सेंस के थ्रू आपको देखना पड़ेगा कि इसमें हम क्या ऐसा रखें कि जो हमारा डिजायर्ड चीज है वहां तक हम पहुंच पाए, राइट। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल के साथ, आप लोग ट्राई जरूर कीजिए इसको, कि for x belongs to R the function fx satisfies this. This is an equation which has function in it. तो ये हो गया आपका फंक्शनल इक्वेशन। Then the value of f of 4. तो हमें अब सोचना है कि इस फंक्शनल इक्वेशन की मदद से f4 कैसे निकाले, है ना। तो कॉमन सेंस प्रॉब्लम है, चलिए करके देखिए। ग्रेट मेरे ख्याल से करते हैं, है ना। अगर हमें f of 4 निकालना है गाइस, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को इसमें x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, 4 रखनी चाहिए, है ना। सबसे पहले तो यही सोचूंगा, तो बोले सर x की वैल्यू 100 रख लेते हैं, तो 100 रखने से क्या आएगा, f100 f-99, उससे मेरे को क्या लेना देना, मुझे तो f4 निकालना है। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि इस फंक्शनल इक्वेशन में x की जगह 4 रखूंगा। तो जब आप x की जगह 4 रखोगे तो ये वो चीज कितनी आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ f of 4 प्लस f of -3 इक्वल टू 16, है ना, इक्वल टू आएगा 16। देख लो, समझ में आ रही बात। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर f4 निकालना है तो मुझे f of -3 भी चाहिए। तो अगर मुझे f of -3 भी चाहिए तो मैं अब एक ऐसी इक्वेशन ढूंढूं जिसमें f-3 और f4 फिर से आ जाए, सो दैट कि मैं उसको सॉल्व करूं साइमल्टेनियसली और मेरा f4 आ जाए। तो मैं अब x की वैल्यू क्या रखूंगा इसी में, ऑफ कोर्स -3। तो जैसे ही हमने x को -3 रखा तो अब ये इक्वेशन बन जाएगी ट्वाइस f of -3 गाइस, और प्लस f of -3 रखोगे तो ये f4 हो जाएगा और ये 9 आएगा। तो हम लोग को f of -3 एलिमिनेट करना चाहिए। तो मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4f4 होगा, और यहां f4 घटेगा, तो 4f4 माइनस f4 हो जाएगा 3f4। और जो अनवांटेड चीज थी उसको हटा दी मैंने, 2 टाइम्स f of -3 और 2 टाइम्स f of -3 सब्ट्रैक्ट होके गया, ये आएगा 32 माइनस 9, है ना, 16 into 2 32 माइनस 9 दैट इज 23। तो f of 4 आ जाएगा आपका 23/3। गाइस एक चीज यहां पे कहना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शनल इक्वेशन से आप fx निकाल लें, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आप fx भी निकाल सकते हैं ना। इस केस में आप fx भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप कोई भी फंक्शन निकालिएगा, सॉरी कोई फंक्शनल इक्वेशन दिया रहे तो आप हमेशा fx निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है फंक्शनल इक्वेशन पे। हमें सिर्फ काम उतना ही करना है जितनी की जरूरत हो, उससे ज्यादा हमें पंचायती नहीं छापना चाहिए, ठीक है। तो इसमें fx निकल जाएगा। बोलोगे सर कैसे fx निकल जाएगा, सुनना। तो हम लोग बोले कि ये एक इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन हम लोग क्या कह रहे हैं कि सिंस दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो x की जगह 1 माइनस x रख देते हैं। जब आपने बच्चों इसमें x की जगह 1 माइनस x रखा तो ये बन जाएगा अब 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 माइनस x, ओके सर, प्लस f ऑफ, देखना ध्यान से, यहां पे बन जाएगा f ऑफ 1 माइनस x, एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस x का होल स्क्वायर। बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 1 माइनस ऑफ 1 माइनस x इज एक्चुअली fx, ये एक्चुअली fx है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे fx रिटेन करना है,
और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को गायब करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे मेरे भाई, तो ये दिख रहा है कि 2 2 4fx और माइनस एफ एक्स 3fx हो जाएगा। इधर नहीं समझ में बेटा बता देना, है ना, मैं बता दूंगा दोबारा से। 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कट जाएगा और इधर आएगा 2x स्क्वायर और माइनस आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच आई थिंक इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह प्लस 2x माइनस 1, यानी fx आ जाएगा आपका इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 3, ये fx आ जाएगा। तो यानी आप यहां से fx भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े क्या? कोई लिख रहा हो तो वेट डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लेट fx इक्वल टू, है ना, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर ax की पावर 7 प्लस bx क्यूब प्लस cx माइनस 5 where abc are non-zero constants and if f of minus 7 is 7 then find f of 7, है ना। देखिए a is correct। आप देख सकते हो कि यार f of minus 7 की वैल्यू दी हुई है, तो एक f of minus 7 से a b c तीनों तो नहीं आने वाला है ना। कोई बोले कि सर मैं -7 रखकर और फिर सोच रहा था कि a b c निकल जाता तो बढ़िया रहता। भाई बढ़िया कैसे रहता, निकलेगा ही नहीं, है ना। लेकिन जो हमें निकालना है उसके लिए एबीसी की जरूरत है ही नहीं, है ना। आप देखोगे ध्यान से तो हमें -7 दिया हुआ और 7 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर fx दिया हुआ है तो आई नीड टू जस्ट कैलकुलेट f ऑफ -x और -x निकालिएगा तो -ax की पावर 7 माइनस bx क्यूब माइनस cx और -5 ऐसे होना चाहिए। तो अगर अब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो f ऑफ -x प्लस f ऑफ x क्या होने वाला है दोस्त? तो मेरे ख्याल से x की पावर 7 bx क्यूब cx सब कट जाएगा, -10 आ जाएगा सीधा। तो अब अगर हमारे पास ये आ रहा है इसके द्वारा तो x इक्वल टू हम क्या रख दें, f ऑफ -7 पता है तो 7 रख दिया, तो दिस गिव्स मी f ऑफ -7 प्लस f ऑफ 7 एज -10 और f ऑफ -7 7 दिया हुआ है तो f7 यहां से कितना आएगा -17, तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको भी अदन होमवर्क ले सकते हो आप, है ना। तो ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा और आप इसको कर लीजिएगा और फिर अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, यहां से हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन चालू करेंगे। ठीक है, और इसमें भी एक आध फंक्शनल इक्वेशन के सवाल हैं, फिर अगली क्लास में कॉम्पोजिट चालू होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, है ना। यहां तक आपको होमवर्क करना है जहां तक लिख दिया मैंने, ठीक है भाई।